हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर करते करते आज हम पहुंच गए हैं पेपर नंबर 27 पर। मतलब कहने का कि हम लोग 26 पेपर लगा चुके हैं। ठीक है, ये पेपर भी 8 दिसंबर को हुआ था जो 2:30 PM से 3:30 PM के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये थर्ड सेट है, 8 दिसंबर का ये थर्ड सेट है। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, जैसा कि आप रोज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले के जो 26 हैं, जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है और सीजीएल देने जा रहे हैं, तो इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू अगर आप इसको देख लेते हैं, इसके पहले के 26 सेट, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और आज का देखिए, इसके बाद में बाद वाला देख लीजिएगा, फिर इसके बाद के जो कंटिन्यू होंगे 13 सेट और आएंगे, उनको देखते रहिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, ये रहा। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका एंटोनिम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एंटोनिम का क्वेश्चन आपको बताना है। किसका एंटोनिम बताना है भैया? हैज़ार्ड का एंटोनिम बताना है। क्लियर? तो हैज़ार्ड का मतलब क्या होता है? हैज़ार्ड का मतलब होता है बच्चा खतरा। ठीक है, तो खतरा, अब इसके लिए क्या होगा? प्रोटेक्शन मतलब क्या हो गया? सुरक्षा। तो खतरा का उल्टा क्या होगा? सुरक्षा होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया एंटोनिम। जेपर्डी क्या होता है? जेपर्डी माने खतरा। डेंजर क्या होता है? डेंजर माने खतरा। पेरिल का मतलब क्या होता है? ये खतरा। बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने एक काम मेरा कर दिया। हैज़ार्ड माने खतरा, और ये तीन के तीनों क्या हैं? ये तीन के तीनों साइनोनिम हो गए आपके। ठीक है, तो ये 3 साइनोनिम तो इन्होंने दे दिया। डेंजर, हज़ार्ड, जेपर्डी, पेरिल, एक तो तीनों एक दूसरे के क्या है? चारों साइनोनिम है। और प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ? सुरक्षा, ये इसका एंटोनिम हो गया। बन गया काम, तो एक साथ 2 काम हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। करना क्या है इसमें? देखो, नो सब्स्टिट्यूशन लिखा है। इसका मतलब ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, इसमें अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, चलने दो। यही लिखा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन, किसी ने लोन लिया तो उसके जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो ब्याज दर थी, वो क्या थी? वेंट मतलब गई, कितना गई, कहाँ गई, ब्याज दर कहाँ गई? आगे देखो लिखा है आउट ऑल आवर कैलकुलेशंस, मतलब जितना हमने सोचा था। सपोज आपने उम्मीद की होगी कि 11% लगेगा और पता लगा वहाँ पहुँचे तो वो 14.5% ले रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने अंदाज़ा लगाया था, जो आपने कैलकुलेशन किया था, उस कैलकुलेशन से ज़्यादा हो जाती है। तो वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशन होगा, या वेंट अंडर ऑल आवर कैलकुलेशंस होगा, या वेंट बिसाइड्स ऑल आवर कैलकुलेशन होगा, या वेंट बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशंस होगा। तो क्या होगा? वेंट बियॉन्ड लगेगा इसके लिए। ठीक है ना, क्या लगेगा? हमारी उम्मीद से ज़्यादा, हमारी कैलकुलेशन से ज़्यादा, तो वेंट बियॉन्ड और कैलकुलेशन। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 4 वाला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ड हैं, किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है? मॉर्टगेज की स्पेलिंग एकदम से सही है, और इसका मतलब होता है हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब क्या होगा? बंधक बनाना किसी को। ठीक, अब अगला वर्ड क्या? हाइजीन। तो हाइजीन की स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब यही आपका आंसर है। हाइजीन की स्पेलिंग क्या होगी? देखो, एक तो HY होगा, फिर G के बाद I होगा और E होगा, इसके बाद NE लगेगा। तो यही G के बाद जो IE है, यहाँ पे क्या कर दिया? GENE कर दिया, यही इसमें गलती थी। हाइजीन तो जान ही रहे हो, कोरोना के दौर के बच्चे हो, तो हाइजीन मतलब क्या होता है? स्वच्छता। शैम्पेन, इसको चैम्पेन मत पढ़ना, ये क्या है पता है? ये है शैम्पेन। ज़रा बढ़िया से इसका नाम लो, नशा चढ़ जाएगा अपने आप। शैम्पेन है दुनिया की सबसे महंगी शराब शायद। ठीक है, ये फ्रांस में बनती है, फ्रांस की शराब है, और शैम्पेन बहुत महंगी, बहुत
मतलब उस तरह। अब देखो इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना भैया, अब चैंपियन वैम्पियन से क्या लेना देना है। आगे आ जाओ, बुके। बुके का मतलब क्या होता है? बुके होता है जो फूलों का गुलदस्ता होता है। स्पेलिंग इसकी एकदम से यही है, करेक्ट है, ठीक है। तो जो करेक्ट है वो आंसर तो होगा नहीं, तो आंसर आपका क्या है इसमें, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आपका आंसर है हाइजीन, क्योंकि हाइजीन की स्पेलिंग गलत है, आंसर नंबर 2। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसका है? कैंसिल या डू अवे विद, मतलब कोई कानून वगैरह, ब्रैकेट में लिखा है ला या कोई एग्रीमेंट है, कोई कानून वगैरह या कोई एग्रीमेंट वगैरह हुआ, इसको कैंसिल कर देना या उसको छोड़ देना। तो इसके लिए क्या होगा? देखो एक वर्ड दिया है अल्टीमेशन, एक वर्ड दिया है एब्रोगेट, एक दिया है प्रोरोगेशन, एक होता है कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन फिलहाल नहीं होगा ये। इसके लिए बताओ क्या होगा? इसका मतलब होता है ना एब्रोगेट करना। क्या होगा? एब्रोगेट करना, ठीक है। तो एब्रोगेट की मीनिंग होती है ना किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर देना या प्रिवेंट कर देना, किसी चीज़ पे निषेध लगा देना। एक दूसरा वर्ड समझ लीजिए, बैन कर देना किसी चीज़ को। बैन करना समझ रहे हो ना, कोई चीज़ होती है उस पर प्रतिबंध लगा देना, वो बैन करना हो जाता है, ठीक है। अब प्रोरोगेशन क्या चीज़ होती है? तो प्रोरोगेट का मतलब जानते क्या होता है? प्रोरोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ में मोहलत देना, थोड़ी सी राहत, थोड़ी सी मोहलत देना। तो आंसर आपका कौन सा होगा? एब्रोगेट हो गया, ठीक है। कैंसिलेशन मत लगाना वहाँ पे। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। लिखा है अनीता सेड टू द मदर, अनीता ने अपनी मम्मी से बोला। क्या बोला होगा? चलो लिखा है, अरे अपनी मम्मी से नहीं, या हर मदर नहीं लगा है। अनीता ने किसी मतलब एक वहाँ पे एक बच्चा था, उसकी मम्मी बैठी हुई थी, तो उस बच्चे की मम्मी से अनीता ने कहा, ठीक है। तो अनीता ने उस बच्चे की माँ से कहा कि योर चाइल्ड, योर चाइल्ड का मतलब क्या हुआ? इनका चाइल्ड। तो उनकी माँ मतलब बच्चे का, मम्मी का चाइल्ड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? योर चाइल्ड मदर के लगेगा हर चाइल्ड। अब हैज है, चूँकि यहाँ सेड है, तो हैज़ का क्या हो जाएगा? हैज़ का हो जाएगा बच्चा हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो एक तो योर की जगह क्या लगाना? हर लगाना मत भूलना, और हैज की जगह हैड लगाना मत भूलना, और सेड टू की जगह टोल्ड लगाना, और यहाँ पे दैट लगाना। आ जाओ, अनीता टोल्ड द मदर दैट हर चाइल्ड वाज क्राइंग। भैया हैज बीन का वाज थोड़े बनेगा, ये तो ख़त्म हो गया मामला। अनीता टोल्ड द मदर दैट हर चाइल्ड हैड बीन क्राइंग, ये हैड बीन तो ठीक है। आगे लिखा है हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, इसमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही। यहाँ देखो, अनीता टोल्ड द मदर दैट हर चाइल्ड हैड बीन क्राई, क्राई भैया हैड बीन क्राइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्राई नहीं होगा, कट गया। अब आ जाओ, अनीता टोल्ड द मदर दैट योर चाइल्ड, भैया योर बदलना चाहिए, योर की जगह पे हर चाइल्ड होना चाहिए, ये भी गलत हुआ। अब क्या होगा? 3 गलत हो गए, 1 बचा है। लगाओगे कि नहीं लगाओगे? लगाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्या करना है इसमें? आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो यहाँ है, ये इसको रिप्लेस करने के लिए इसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनो। चलो बिना पढ़े तो कर नहीं सकते हैं इस काम को, करो फिर। लिखा है कि श्यामा डज नॉट लाफ, श्यामा हंसती नहीं है। क्या बात है, हंसना चाहिए भाई। तो श्यामा डज नॉट लाफ, नार सी स्माइल्स। अब देखो, सी क्या है? सब्जेक्ट, स्माइल्स क्या है? वर्ब। इसके पहले निगेटिव टर्म आ जाता है तो इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन क्या है? वर्ब में एस लगा होगा, तो ये सही सही क्या बनेगा? नार। और डज आपको लेना पड़ेगा पहले हेल्पिंग वर्ब, यही इन्वर्जन का रूल है। नार डज सी, अब बाद में लगा दो क्या? स्माइल। तो श्यामा डज नॉट लाफ और नार डज सी स्माइल, ये होगा नार डज सी स्माइल, ठीक है। तो ढूंढो कहाँ है ऑप्शन? तो ये है नार डज सी स्माइल, ये चौथा वाला ऑप्शन होगा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और बताना है आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म। तो चलो एक्टिव में देखें, डिड ही डू, डिड ही डू, इस डिड का क्या करना पड़ेगा? वाज करना पड़ेगा, वाज वर्ब हो जाता है ना। और ये हिज मिशन कहाँ हो जाएगा? आगे। तो ये हो गया वाज हिज मिशन
ठीक है, वाज हिज मिशन। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन हो जाएगी, और फिर ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये हैड कट गया, इनकी कहानी ख़त्म हो गई। दूसरा वाज हिज मिशन, यहाँ डू का डन होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। वाज हिज मिशन डन बाय हिम, ये एकदम से ठीक है। यहाँ क्या हुआ, बीइंग दे दिया, तो बीइंग क्यों लगाओगे, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो दी नहीं थी। आंसर कौन सा हुआ, टू वाला। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और ये देख लो रीअरेंजमेंट भैया, या बड़ा सा पूरी कहानी है। चलो करते हैं, कहानी होगी तो हमें क्या करना है, हमें तो सॉल्व करना है। पढ़ो अच्छा, लिखा है डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेज आर स्पोकन इन इंडिया। तो इंडिया में दर्जनों रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं अलग अलग टाइप की, विच शेयर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड वोकेब्युलरी। और ये जो दर्जनों भाषाएं हैं जो लोकल रीजनल लैंग्वेज की हैं, इनका ग्रामर और इनकी वोकेब्युलरी काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे में शेयर करते हैं। ये इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस की बात हो रही है। आगे आ जाओ, इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश। इंडिया जो है वो इंग्लिश भाषा के लिए लगा हुआ है, इसके मतलब ज़्यादा लंबे समय तक इसका सामना की है, एक्सपोजर सामना। आगे लिखा है कि दैन एनी अदर कंट्री, किसी दुनिया के और किसी देश से ज़्यादा इंडिया ने झेला है। विच यूजेज इज एज अ सेकेंड लैंग्वेज, दुनिया के वो देश जो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ करते हैं। आगे लिखा इट्स डिस्टिंक्टिव वर्ड, इसके जो डिस्टिंक्टिव वर्ड्स हैं, इसके जो एडियम्स हैं, इसके ग्रामर हैं, जो रेटरिक स्प्रेडिंग रेटरिक है इसका, ये सारी चीज़ें स्प्रेडिंग ग्रेजुअली टू अफेक्ट ऑल प्लेसेज हैबिट एंड कल्चर। ये सारे प्लेसेज, सारी चीज़ों को, हमारी हैबिट और कल्चर को अफेक्ट करती जा रही है। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी का इंडिया में क्या इफेक्ट है, क्या इंप्रेशन है, ये लिख रहे हैं। तो बी वाला में अंग्रेजी की बात हो रही है, ध्यान रखना। सी में कहा कि द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज़ नेवर फार अवे फ्राम एवरीडे यूजेज ऑफ इंग्लिश। तो इंडिया की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो अंग्रेजी के एवरीडे यूज से एवरीडे यूज से ज़्यादा नहीं है। नेवर फार अवे मतलब इससे ज़्यादा दूर नहीं गई, ये एवरीडे यूज में ही रही है। अब डी में देखो, सिंस द अर्ली 1600, अब ये सिंस द अर्ली 16 मतलब 1601-2 की बात हो रही है। यहाँ से कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ हैड अ बिहोल्ड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ इंडिया, केवल इंडिया की बात नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश, ठीक है, चीन, जापान, अच्छा बांग्लादेश आ गया, चीन वीन आ गया, और पाकिस्तान वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह सब भारतीय उपमहाद्वीप, श्रीलंका वगैरह भी इसी में आ जाता है, सब अटैच हो जाता है। ठीक, इन्हीं कहा था कि 1600 की बात है, 1600 की उस पूरी सदी में इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ हैड अ टो होल्ड। टो होल्ड का मतलब क्या हुआ, मजबूत पकड़ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड सेटलमेंट्स इन चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, फॉर्मरली मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ये बताओ कि इसमें सबसे पहले क्या सेंटेंस होना चाहिए, पहले इंडिया के रीजनल लैंग्वेजेस की बात होगी या इंग्लिश की बात होगी। तो 3 सेंटेंस में इंग्लिश है, थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। 3 सेंटेंस में इंग्लिश है। डी में किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है। सी में किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है। बी में किसकी बात हो रही है, इंग्लिश की बात हो रही है। और ए में किसकी बात हो रही है, इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस का। तो ये अलग ही हो जाएगा सबसे। तो मतलब क्या हुआ, ए एकदम लास्ट में चला गया। ठीक है, और हमें उसको लास्ट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश वाली पूरी बात करने के बाद रीजनल लैंग्वेजेस की बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट में आ गया। अब शुरुआत किससे करोगे, 2 सेंटेंस इंडिया के हैं, ये इंडिया का सेंटेंस हो गया और ये इंडिया का सेंटेंस हो गया, और ये वाला क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, बड़े में जाएंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, तो डी पहले हो जाएगा। डी से शुरुआत होगी और ए से एंड होगा। आंसर ढूंढना चाहो तो डी से शुरुआत और ए से एंड होगा, यही वाला होगा। डी से शुरुआत और ई से एंड होगा। अब बी और सी में देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बी में क्या बात कर रहे हैं, बी में कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर। अभी इन्होंने कहा कि इंडिया में जो अंग्रेजी इतनी ज़्यादा बोली जाती है उसके लिए क्या है, इंडिया का एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज के सामने ज़्यादा रहा है दुनिया की और किसी देश के की अपेक्षा।
और सी में कह रहे हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया की वो कल्चरल या मतलब डेली यूज से ऊपर नहीं जा पाई है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले बी लगाएंगे उसके बाद सी लगाएंगे। तो आंसर आपका कौन सा होगा, सी वाला होगा, ठीक है। हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि एडीएम की मीनिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द एडीएम। एडीएम क्या है, ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 देखो इंडिया में मतलब हिंदी में इसके लिए एक मुहावरा है, 7वें आसमान पर। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए, सीजीएल में आप क्वालिफाई कर गए, निकल गए, तो जब सफल होंगे तो बड़े खुश होंगे। जब खुश होंगे तो लोग कहते हैं अरे भैया आजकल वो 7वें आसमान पे, मतलब बहुत ओवरजॉयड आदमी रहता है ना। तो अंग्रेजी हिंदी में तो 7वें आसमान पे होगा, लेकिन अंग्रेजी में क्या होगा, ऑन क्लाउड 9 होता है। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब 7वें आसमान पर, मतलब क्या होगा, वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं आप, इसलिए लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में वन वर्ड बताना है कि इसका एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली या लिटरली। एक एग्जैगरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कथन होता है जिसको कि हमें सीरियसली ही नहीं लेना है, ठीक है। हाइपोक्रासी का मतलब क्या होता है, ढोंग, आडंबर, दिखावा, ठीक है, ये हो गया ढोंग या आडंबर। हिपोक्रेट नाम सुना है इनका, मेडिकल साइंस के फादर माने जाते हैं। कहाँ के थे ये, यूनान के, मतलब ग्रीक के हैं, और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है इनका, ये इनका नाम है। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति, पढ़ा होगा, अलंकार पढ़ा होगा तो उसमें पढ़े होगे अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। हाइपर टेक्स्ट होगा नहीं, ये कंप्यूटर में टाइपिंग वाइपिंग करते समय आता है हाइपर टेक्स्ट वाला, मुझे ज़्यादा कंप्यूटर नहीं आता, आप लोगों को आता होगा, समझ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपरबोल। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पर, और ये रहा आपका 11, और ये देखो करना क्या है, खाली जगह भरनी है। द डैश वेपन्स विच आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब ऐसे वेपन, ऐसे हथियार जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, आर बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ सम नेशंस, कुछ देशों में वो लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे यूरोपियन कंट्री में या वेस्टर्न कंट्रीज में देखो तो जो वहाँ पे स्कूल के बच्चे भी रिवॉल्वर निकाल के स्कूल में फायरिंग कर देते हैं। तो जो इजीली अवेलेबल है, मतलब इस तरह के खतरनाक हथियार जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो देश की सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है। तो ये हथियार कैसे हैं बताओ, हीटेड हथियार हैं कि डेडली हथियार हैं कि कैजुअल हथियार है कि वैल्यूएबल है। तो ये डेडली हथियार होंगे। डेडली का मतलब क्या होता है, घातक, घातक समझ रहे हो ना, सनी देओल वाली घातक नहीं ये घातक मतलब होता है जानलेवा, ऐसी चीज़ जिससे जान ली जा सकती है। तो डेडली हो गया। एक वर्ड और बताऊं आपको, एक और वर्ड होता है इसका लेथल, और एक वर्ड बताऊं, एक और वर्ड बता दे रहा हूँ, पैसे लगेंगे, फ्री में नहीं है, हाँ। लेथल है, फेटल है, डेडली है, इन सब का मतलब होता है समथिंग काजिंग डेथ, ऐसी चीज़ जिससे जान जा सकती हो, ठीक है। आगे बढ़ो। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 12 पर बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर खाली जगह भरना है, पढ़ो सेंटेंस को। दिस ईयर ऑरेंज प्राइसेस आर फोरकास्ट टू ग्रो। ऑरेंज प्राइसेस मतलब संतरों की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि इस साल संतरे की कीमत के बारे में भविष्यवाणी है कि संतरे की कीमत बढ़ेगी। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, क्यों बढ़ेगी, कारण क्या होता है बच्चा, कीमत बढ़ने का एक कारण होता है कि प्रोडक्शन कम हो। लेकिन अगर लगा दिया इसके बावजूद, इसके बावजूद मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद कीमतें बढ़ेंगी, तभी तो डिस्पाइट लगेगा। तो कह रहे हैं कि डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल, इंक्रीज का मतलब क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, ग्लोबल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फिर भी कीमतें बढ़ेंगी, तभी डिस्पाइट लग पाएगा। क्या लगा दो, ग्लोबल प्रोडक्शन। अजम्पशन मतलब क्या होता है, धारणा। अब बताओ कि ऑरेंज का इंक्रीज धारणा होगी कि प्रोडक्शन होगी, ये खत्म करो। एब्डक्शन का मतलब होता है अपहरण, किसी को किडनैप कर लिया, ये भी यहाँ नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं लगेगा। ग्लोबल लेवल पर ऑरेंजेस का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसके बावजूद कीमतें बढ़ेंगी। तो 13 नंबर पे आ जाओ।
13 नंबर पे आ जाओ तो क्या होगा, इसमें एरर बतानी है आपको। चलिए बताइए, इसमें तो आप लोगों की आदत महारत हासिल है ना। बताओ, ही हैज़ नॉट रिटन, सी हैज़ नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है, अभी तक तो कोई गलती नहीं मिली। अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल नॉवेल, उसने एक नॉवेल नहीं लिखी, एक सिंगल नॉवेल नहीं लिखा उसने। कब से? बाय 3 ईयर्स। अभी देखो, हैज़ नॉट रिटन कौन सा टेंस हुआ? परफेक्ट टेंस हुआ। अब यहाँ लिखा बाय 3 ईयर्स, 3 सालों से, तो से के लिए बाई लगेगा यहाँ पर, या क्या लगाओगे? फॉर 3 ईयर्स। याद करो, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं हम लोग? सिंस फॉर लगाते हैं। और 3 ईयर्स क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, तो क्या लगेगा? फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। गलती कहाँ हो गई? बाई 3 ईयर्स। आंसर क्या हो गया? 2 वाला हो गया। कहानी खत्म, आगे बढ़ो। ठीक, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिर से रीअरेंजमेंट आ गया। चलो कोई बात नहीं, हमको क्वेश्चन करना है, इनको पूछना है, चाहे जो पूछें हमको लगाना है। चलो लगाते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है? अच्छा, लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब। तो वर्ब कहाँ है? एक रिकमेंडेड हो गया, हाँ, और ये सीव तो लगेगा नहीं, रिकमेंडेड नहीं हो गया, नहीं, ऑफिशियल्स रिकमेंड सीव, और यहाँ लिखा हैव बीन वर्किंग। तो पहले पढ़ लेते हैं, फिर लगाते हैं कौन सी वर्ब पहले लगेगी कौन सी बाद में। द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, आगे लिखा है रिकमेंड द शॉर्ट लिस्टेड नेम। ये शॉर्ट लिस्टेड नेम को, जो नाम छांटे जाते हैं, उस नेम को क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं टू द अवार्ड सिलेक्शन कमेटी। अरे वाह, वेरी गुड। पी के बाद क्यों लग गया? क्यों लग गया कि जो ऑफिशियल्स है, मतलब जो भी काम होगा, रिकमेंड का मतलब रिकमेंड किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड नाम को रिकमेंड किया जाता है कहाँ? टू द अवार्ड सिलेक्शन कमेटी, अवार्ड का सिलेक्शन करने वाली कमेटी के पास। तो पी के बाद क्यों लगेगा पक्का। पी के बाद इसमें क्यों है? नहीं है। पी के बाद इसमें क्यों है? पी के बाद इसमें क्यों है? पी के बाद इसमें क्यों है? 3 रिस्क है, काम नहीं बना, नहीं तो यहीं से निकाल देते। आगे देखो, लिखा है सीव थ्रू द एप्लीकेंट्स क्रेडेंशियल्स। सीव का मतलब क्या होता है? छानते हैं। तो एप्लीकेंट, जो एप्लीकेशन लोग दिए होते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स से उसको क्या करते हैं? छानते हैं, मतलब नाम छांटते हैं ना। एंड, और क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, पहले नाम हम छांट लेंगे, छांटने के बाद क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे ना, कमेटी को रिकमेंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये पी के पहले आना चाहिए। तो हो क्या गया हमारा? आर, पी और क्यू। अब एस बचा हुआ है, तो हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम। हाँ, 3 जो लिखा है द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम, ये लगा दिया एस। क्यों ओवर टाइम काम करते रहे? 2 लगा है, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, तो 2 क्या होगा? टू सीव थ्रू द एप्लीकेंट्स क्रेडेंशियल्स। एंड के बाद पी लगा दो, रिकमेंड द शॉर्ट लिस्टेड नेम टू किसको? टू अवार्ड सिलेक्शन कमेटी को। और क्या? तो SRPQ ऑप्शन कहाँ है? ये है SRPQ, तो रहा आपका 3rd। ठीक हो गया। चले आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। साइनोनियम बताना है किसका? ये अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक, आगे आ जाओ। द प्रोफेसर रिफ्यूज टू कमेंट। एक प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। किस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया? एरनियस डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द जर्नल। किसी न्यूज़पेपर में किसी ऐतिहासिक वर्णन का एरनियस डिस्क्रिप्शन था, मतलब क्या हुआ? एरर थी, उसमें गलतियां थी, तो उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। तो एरनियस के लिए क्या करोगे? जिसमें मिस्टेक होती है, जिसमें गलतियां होती हैं, तो सुटेबल तो होगा नहीं, इनएक्यूरेट हो सकता है। एरनियस मतलब इनएक्यूरेट, जो गलत हो। ल्यूसिड का मतलब क्या हुआ? एकदम स्पष्ट हो जाता है, तो ये लगेगा नहीं। और सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? बहुत ही नाजुक, बहुत ही भावुक, बड़ा इमोशनल होता है, बड़ा कमज़ोर होता है, ये लगेगा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? 2 हुआ। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो ये रहा आपका 16। साइनोनिम बताना है किसका? इंस्टिल्ड का। इंस्टिल्ड का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर, किसी के जहन में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में मैं अपनी विचारधारा, अपनी धारा, अपनी कोई सोच, अपनी कोई थिंकिंग, अपना कोई थाट आपके दिमाग में भर दूं, तो उसी को कहते हैं इंस्टिल कर देना। ठीक है, चलो आ जाओ। यादुराई, ठीक है ना, यादुराई सोलोमन,
अब इन्होंने क्या किया था, वाज ग्रेट टीचर, ये बहुत महान टीचर थे। क्यों महान कहा गया, क्योंकि ही इंस्टिल्ड इन द ऑल द चिल्ड्रेन, वो अपने सारे बच्चों में भर दिया करते थे। क्या भर दिया करते थे, अ सेंस ऑफ देयर ओन वर्थ, कि अपनी कीमत को महसूस करो। ओन वर्थ, तुम अपनी कीमत को महसूस करो, तुम कीमती हो, तुम मूल्यवान हो, ये इस तरह का एहसास उनके अंदर भर दिया करते थे। बताना क्या है, साइनोनिम। तो नेग्लेक्ट तो निगेटिव हो जाएगा, स्टॉप्ड रोक देना हो जाएगा, टुक आउट मतलब बाहर निकाल लेना, तो इनकलकेट होगा। और क्या इनकलकेट होता है, उसके अंदर वो चीज़ भर देना, ये इंस्टिल का साइनोनिम हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन सा हुआ, 4 वाला। अब आगे आ जाओ 17 पे। तो 17 में क्या है भाई, 17 में दिया है इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, उसको एक्टिव वॉइस में इन्होंने कहा ना कि सेलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो ये एक्टिव वॉइस नहीं होना, हाँ सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है। तो डज के लिए क्या लगेगा, डज के लिए लगेगा एज, एम, आर। तो डज के लिए भैया क्या लगाना होगा, तो ये मी है, मी का आई हो जाएगा। चलो चेंज करके देखते हैं ज़रा, ये मी पहले होगा, सी बाद में होगा, तो मी चेंज होके यहाँ आएगा, क्या होगा, आई होगा। आई के लिए पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, तो आई के लिए क्या लगती है, एम होगी, तो एम आई। पहले क्या होगा, एम आई। तो इज सी तो नहीं होगा, पहले क्या होगा, एम आई। नोन टू, ये नोन बाई, तो नोन के बाद क्या लगता है, बाई नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है, तो नोन टू। आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला। आगे आ जाओ 18 पे। ठीक है, तो 18 क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हे भगवान, कितना इनकरेक्टली, कभी करेक्टली भी पूछ लिया करो भैया। ठीक, कंट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध, ये ठीक है अपनी जगह पर, यहाँ कोई गलती नहीं है। हेरेडिटरी का मतलब आनुवंशिक रूप से होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अभी आ जाओ अबोरेंट। अबोरेंट की भी स्पेलिंग ठीक है। अबोरेंट का मतलब क्या होता है, घिनौना। ठीक है, हेटफुल। ठीक है, कंडेंसिंग गलत, गलत मतलब आंसर सही। और क्या, तो कंडेंसिंग का मतलब क्या होगा, CONDENS। अब ING लगाओ, ये क्या है, गलती किसकी थी, एस की। कंडेंसिंग मतलब क्या होता है ना, संघनन, जैसे बारिश होती है, बादल बनते हैं, वो होता है कंडेंसिंग। आंसर कौन सा होगा बच्चा, आंसर इसमें होगा आपका कंडेंसिंग, क्योंकि इसी की स्पेलिंग गलत है तो ये आंसर सही है, इनकी स्पेलिंग सही थी तो ये आंसर गलत थे। ठीक, अब 18 के बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें, 19 में। 19 में क्या करना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है किसकी, समवन्स हार्ट इज इन राइट प्लेस। कोई आदमी है, उसका हार्ट राइट प्लेस पर है, मतलब दिल अभी सही जगह पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंसान अच्छा, भले ही एक आध तो गलतियाँ कर देता हो, लेकिन वो अभी बहुत राइट पर्सन है। तो लिखा है शेयर सीक्रेट वरीज, बिल्कुल नहीं। समवन इज गुड, कोई आदमी अच्छा है, इवन दे समटाइम्स बिहेव इन रॉन्ग मैनर, कभी कभी रॉन्ग मैनर में बिहेव कर देते हैं, लेकिन इंसान अच्छे हैं। इसीलिए तो कहा था कि हार्ट जो है राइट प्लेस में है। हार्ट राइट प्लेस होने का मतलब इंसान अच्छे हैं, कभी कभी बदतमीजी वगैरह कर देते होंगे। तो यही वाला दूसरा वाला आंसर है। चेंज योर ओपिनियन बिल्कुल नहीं होगा। सडनली फील सो एक्साइटेड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समवन्स हार्ट इज इन राइट प्लेस का मतलब इंसान अभी वो अच्छा है, कभी एक आध बार हो गई होगी कोई मिस्टेक, तो ऐसा चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 में क्या करना है, साइनोनिम बताना है किसका, ये अंडरलाइन करके दिया हुआ है। लिखा है द रेसलर, रेसलर का मतलब एक पहलवान है। ठीक है ना, पहलवान ने क्या किया, रिटेलिएटेड। रिटेलिएट का मतलब क्या हुआ, रिएक्ट किया या प्रतिक्रिया दी। क्या किया, प्रतिक्रिया की, तो रिटेलिएट किया होगा। द ब्लो दैट ही रिसीव्ड, सामने वाले पहलवान ने, सामने वाले रेसलर ने एक ब्लो, एक पंच दिया उसको, दूसरे वाले ने उसको क्या कर दिया, रिटेलिएट किया, मतलब उसकी प्रतिक्रिया। वो उसने पंच मारा तो इसने भी पंच मारा। ठीक है, साइनोनिम बताना है। फॉरगिव किया, माफ़ कर दिया, बिल्कुल नहीं, माफ़ कहाँ किया, उसने भी तो पंच मारा था, तो माफ़ कहाँ किया, ये तो हो नहीं सकता। रिसिप्रोकेटेड, रिसिप्रोकेट का मतलब आप मेरे साथ जैसा करेंगे मैं आपके साथ वैसा करूँगा। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। आपने गाली दी, मैं आपको गाली दूंगा। आपने चॉकलेट खिलाई, मैं चॉकलेट खिलाऊंगा। ये होता है रिसिप्रोकेट करना। तो ब्लो की रिप्लाई ब्लो, तो रिटेलिएट का मतलब क्या होगा, रिसिप्रोकेट करना, दूसरा वाला आंसर होगा।
वेलकम्ड, क्या पहलवान ने रिटेलिएट किया, मतलब वेलकम थोड़े ना स्वागत किया था उसके पंच का, ना तो रिस्पेक्टेड ही होगा। ठीक, तो क्या होगा, रेसिप्रोकेटेड। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25। तो 21 से 25 में होता क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। एक पैराग्राफ होगा, इस पैराग्राफ में क्या होगा, 5 खाली जगहें दी हुई हैं, इन खाली जगहों पे नंबर पड़े हैं, इन नंबरों को देख के मतलब सेंटेंस पढ़ो, इन नंबरों की जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो इसके लिए आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा पहले, तो पैसेज पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, लिखा है द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने से कुछ जंगली जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जिनको विलुप्त होने से बचाना। डैश मेनी ईयर्स बीन अ प्रॉब्लम, ठीक कई सालों से एक बड़ी समस्या बनी रही है। फॉर किसके लिए, जूलॉजिस्ट्स और दूसरे स्पेशलिस्ट्स के लिए। ठीक है, मतलब विलुप्त प्राय जानवरों को बचाना कई सालों से जूलॉजिस्ट और दूसरे स्पेशलिस्ट के लिए एक समस्या बनी रही है। बट मोर रिसेंटली, बट अभी हाल ही के दिनों में, कुछ रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, द प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो डैश, प्रॉब्लम इतनी डैश हो गई है, मतलब सीरियस हो गई है, और हैज़ रिसीव्ड सो मच पब्लिसिटी, और इतना लोकप्रिय हो गया, लोग इतना ज़्यादा इसको मतलब इस पर इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि मोस्ट पीपल आर नाउ डैश, आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, डैश अबाउट इट, मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं। दिस में एट फर्स्ट सीम स्ट्रेंज, शुरू में तो ये चीज़ आपको स्ट्रेंज से लगेगी, विचित्र से लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्यों, अच्छा, बिकॉज one of the most gratifying developments of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals. इसका सबसे जो संतोषजनक परिणाम, संतोषजनक जो डेवलपमेंट हुआ है, ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट मतलब जो संतोषजनक इसका रिजल्ट आया है लास्ट फ्यू ईयर्स में, वो ये है कि पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज, कि कुछ कड़े सख्त नियम पास हुए हैं टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, एंड द डैश डिक्लाइन इन द हंटिंग ऑफ बिग फॉर स्पोर्ट, तो बिग गेम को मतलब बड़े शिकार, जैसे शेर है, हाथी है, भालू है, इन सब का शिकार में क्या आई है, गिरावट आई है, उसमें कमी आई है, सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं। आगे लिखा व्हाई इज इट देन, तो ऐसा क्यों है कि सम रेयर वाइल्ड एनिमल्स आर स्टिल डैश, कि कुछ रेयर वाइल्ड एनिमल्स आज भी खतरे में हैं। आगे लिखा है तो स्टिल डैश विद एक्सटिंक्शन, मतलब विलुप्त होने का खतरा उनको है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, खतरे में है। एंड इवन सम ऑफ द लेस रेयर वन, और कुछ जो कम रेयर वन है वो रैपिडली डिक्लाइनिंग इन नंबर, उनकी संख्या तेज़ी के साथ घटती चली जा रही है। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, क्या लगाना है, चलो यहीं से देख लेते हैं पहले, तब आते हैं। लिखा है कि द सेविंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, तो ये सेविंग के लिए वर्ब लगाओगे। मेनी ईयर्स बीन अ प्रॉब्लम, बीन अ प्रॉब्लम का मतलब समस्या बनी रही है। भैया जब यहाँ बीन लगाए हो तो यहाँ चुपचाप हैज़ लगा दो, ठीक है ना, हैज़ बीन। अच्छा मेनी ईयर्स लिखा है, तो मेनी ईयर्स मतलब कई सालों से, तो क्या होगा, हैज़ बीन प्रॉब्लम फॉर मेनी ईयर्स। एक्चुअली इसको जो लगना चाहिए था वो कैसे लगना चाहिए था, यहाँ से पढ़ना, फ्रॉम एक्सटिंक्शन। आगे लिखा है ये जो मेनी ईयर्स लिखा ये बाद में कर लो, और बीन को उठा के पहले कर लो, तो क्या होगा, हैज़ बीन अ प्रॉब्लम, हैज़ बीन अ प्रॉब्लम बाद में लगाओ, यहाँ जो फॉर था फॉर मेनी ईयर्स, तो दोनों को एक साथ जोड़ दिया, हैज़ के साथ ही आपको लगाना पड़ेगा फॉर, ठीक है ना। तो ऑप्शन ढूंढना होगा हमें, मिल तो गया ही है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ। पहले फिलर के लिए क्या लगाओगे, हमने कहा था हैज होना चाहिए और फार, बीन के लिए हैज़ बीन हो गया, मेनी ईयर्स के लिए फार हो गया, तो ये पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरे में आ जाओ, यहाँ क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलर में, नैरो है, रेयर है, स्टीप है, एक्यूट है। तीनों ने ये कहा कि ये जो प्रॉब्लम है वो हाल ही के कुछ वर्षों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा डैश हो गई है। तो प्रॉब्लम ज़्यादा नैरो हो जाएगी कि प्रॉब्लम रेयर होगी कि प्रॉब्लम स्टीप होगी या प्रॉब्लम एक्यूट होगी, तो प्रॉब्लम एक्यूट हो जाएगी। एक्यूट होने का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा सीरियस हो गई। हाल के वर्षों में प्रॉब्लम ज़्यादा एक्यूट हो जाएगी। एक बार फिर देख लिया आप अपना स्टेटमेंट, यहाँ लिखा हाल ही के वर्षों में, मोर रिसेंटली द प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो डैश, अब इतनी ज़्यादा एक्यूट हो गई है, इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है प्रॉब्लम, तो 21 में हो गया, एक्यूट लगाया था मैंने।
आगे लिखा एंड हैज रिसीव्ड सो मच पब्लिसिटी, और इतना ज़्यादा ये समस्या पॉपुलर हो गई है कि मोस्ट पीपल आर नाउ डैश अबाउट इट। ध्यान रखना अबाउट कब लगेगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों में क्या करने लगे हैं, ध्यान देने लगे हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो अब आ जाओ, अरे ये तो हो चुका था, ये आ जाओ। तो मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग क्या हो गए हैं, इस समस्या से क्या हो गए हैं, डैश अबाउट। तो अफेक्ट के बाद अबाउट लगेगा नहीं, ट्रबल के बाद अबाउट लगेगा नहीं, इन्वॉल्व्ड के बाद क्या लगता है, इन लगता है, कंसर्न के बाद क्या लगता है, अबाउट। तो इस बारे में क्या हो गए लोग, अवेयर हो गए। कंसर्न के बाद अबाउट लगेगा, इन्वॉल्व लगेगा नहीं क्योंकि इन हो जाता है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, अगला फिलर कौन सा है आपका, तो पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका फिलर नंबर 4। तो इसमें पढ़ के देखो, यहाँ से सरकार ने बहुत सारे नियम पास किए हैं। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट ये था कि लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बीन अ पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को बचाने के लिए बहुत सख्त सख्त नियम बने। एंड द डैश डिक्लाइन इन द हंटिंग ऑफ बिग गेम, तो मनोरंजन के लिए शिकार, बड़े बड़े जानवरों का शिकार करने की संख्या में क्या आई है, कमी आई है, डिक्लाइन लिखा है इन्होंने। तो 4 नंबर पे क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। 4 नंबर पे आपका होना क्या चाहिए, तो उसमें क्या हुआ, एडवांस हुआ, वेरीड हुआ, या प्रोबेबल हुआ, या कॉन्सिक्वेंट। डिक्लाइन आगे लिखा है, बड़े जानवरों की शिकार की संख्या में कमी आई है, तो एडवांस डिक्लाइन होगा ना कि प्रोबेबल डिक्लाइन, संभावित डिक्लाइन, या वेरीड डिक्लाइन, या कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन। जो सरकार ने कानून बनाए उसी का नतीजा तो हुआ, कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ उसका, कि डिक्लाइन आया है इन सब चीज़ों में। अब आगे बढ़ो, एक और आप कर लीजिए 25 पर, लेकिन इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसे। क्या दिया है इन्होंने, वाई इज देन, तब ऐसा क्यों है कि सम रेयर वाइल्ड एनिमल्स आर स्टिल डैश विद एक्सटिंक्शन, आज भी इन पर विलुप्त होने का खतरा है, मंडरा रहा है। तो खतरे के लिए लगाओगे क्या, डेंजर, क्या हो गया, तो आर स्टिल, यहाँ लिखा हुआ है बहुत सारे जानवर क्या है, आर स्टिल, अभी भी हैं, अभी भी हैं, किसमें हैं, अभी भी डेंजर है, या तो इन लगाओ, या तो यहाँ लगाओगे इन डेंजर हो जाता, तो इन लगा नहीं है तो डेंजर होगा नहीं। फ्राइटेंड में अगर यहाँ होता ईडी तो फ्राइटेंड हो जाता, ये भी नहीं होगा, बुलीड नहीं होगा, क्या होगा, थ्रेटेंड, मतलब आर स्टिल थ्रेटेंड, मतलब आज भी इनकी जान को खतरा बना हुआ है। तो ये था आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पेपर था 8 दिसंबर 2022 का। शिफ्ट कौन सी थी, 3rd, एक शिफ्ट और बची है। इसके हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, ये 25 क्वेश्चन इंग्लिश से कर लिए। सीजीएल प्री का अभी पिछले साल का पेपर है, मतलब लेटेस्ट, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ सीजीएल का, ठीक है। मेंस हुआ है, अभी प्री होने वाला है आप लोगों का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये सेशन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, जुलाई के पहले मैं सारा का सारा ख़त्म कर दूंगा, कोशिश करूंगा जो अप्रैल में हुआ था वो भी निपटा दूं। लेकिन हमें अगस्त में CHSL का पेपर है, तो CHSL के भी प्रीवियस पेपर को डिस्कस कराना है। तो काम मेरे पास बहुत है, आप लोग अपने काम पे जुटे रहिए। ऐसा ना हो कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरी मेहनत बेकार जाए, ठीक है। मेरी मेहनत मत वेस्ट होने जाने देना बस, और मुझे और तो उसके बाद मेहनत मेरी वेस्ट मत होने जाने दो, बाकी तुम्हारे रिजल्ट की मेरी गारंटी है वो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वाले सेशन में, कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।